हेलो दोस्तों। एक वक्त था जब पूरी दुनिया को लगता था कि जापान अमेरिका को पीछे कर देगा। जब जापान की कंपनीज पूरी दुनिया पर राज कर रही थी, सोनी, टोयोटा, होंडा और पैनासोनिक जैसे ब्रांड हर जगह थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी एक धीरे धीरे स्लो डाउन ग्रोथ फेज में चली गई। और फिर जापान के साथ ऐसा क्या हुआ और क्या किसी और कंट्री के साथ भी ऐसा हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम लोग इसी जापान की इकोनॉमिक्स को ही डिकोड करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान तबाह हो चुका था दोस्तों। सिटीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और इकोनॉमिक्स कोलैप्स हो चुके थे। लेकिन अगले कुछ डिकेड्स में जापान ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक किया दोस्तों। 1950 से लेकर के 1980 तक के बीच में जापान की इकोनॉमी पूरी तरीके से स्काई रॉकेट तरीके से ग्रो हुई। टोयोटा, सोनी और होंडा जैसे ब्रांड्स दुनिया भर में फेमस हुए दोस्तों। 1980 तक की जापान दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। जापान ने तीन चीजों पर फोकस किया। इसी वजह से जापान 1980 तक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। फर्स्ट, एजुकेशन पे फोकस किया। सेकंड, टेक्नोलॉजी पे फोकस किया और थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया। जापान में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना। जापानीज कंपनीज परफेक्शन के पीछे पागल हो चुकी थी दोस्त। 1980s में लोगों को सीरियसली लगने लगा था कि जापान अमेरिका को ओवरटेक कर देगा। कार्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर जगह जापानीज कंपनी डोमिनेट करने लगी थी। सब कुछ अचानक से लेकिन बदल गया। ऐसा क्या कारण था दोस्तों? लेकिन फिर जापान ने एक डेंजरस स्टेप लिया जिसके कारण सारी चीजें उल्टा होने लगी। 1980s के एंड में जापान में प्रॉपर्टी और स्टॉक प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और हर लोग जो है वो इस चीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। लोगों को लग रहा था कि प्राइसेस कभी नीचे नहीं आएंगे। बट ये एक जो है इकोनॉमिक बबल था दोस्तों। और जैसा कि हर बबल से एक टाइम आने पे फट जाता है, वैसे ही जापान के साथ भी हुआ। 1999 में जापानीज स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो गिरने लगे और जापान की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगी। और एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, उसी के साथ जापान की भी दूसरी प्रॉब्लम भी शुरू हुई। आज जापान दुनिया की सबसे एजिंग पॉपुलेशन में से एक है। यंग वर्कर्स की संख्या लगातार कम होती जा रही है और रिटायर्ड लोगों की संख्या बढ़ रही है। जब वर्कर्स किसी भी कंट्री से होते हैं तो उस कंट्री की इकोनॉमी जो है धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाती है। क्या अब सवाल ये है कि जापान क्या दोबारा से कमबैक कर पाएगा? अभी भी इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी जापान के पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन है। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जापान की डेमोग्राफिक चैलेंजेस और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो है जापान के स्लो ग्रोथ का अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम पार्ट है। अगले लेकिन डिपेंड ये करता है दोस्तों कि क्या अगले 10 से 20 साल में जो है जापान वापस से कमबैक कर पाएगा। जापान की स्टोरी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है दोस्तों कि सक्सेस परमानेंट नहीं होती। चाहे कोई भी कंट्री कितना भी पावरफुल क्यों हो, हर एक टाइम एक कंट्री का जो है वो डाउनफॉल आता है। अगर कंट्री ने गलत डिसीजंस लिए या फिर लॉन्ग टर्म चैलेंजेस जो है उसकी ग्रोथ को स्लो कर सकती है। और शायद इसी वजह से जापान की स्टोरी एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक स्टोरी में से एक है दोस्तों।